सभी बच्चों को राधे राधे नमस्कार। मैं सट्टा के इस मंच पर सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 45। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन के लगभग 44 पार्ट कराए हैं। तो जिस भी साथी का जो भी पार्ट छूटा है या किसी बच्चे ने कोई पार्ट नहीं देखा है तो भाई आप हमारे चैनल पर जाकर उन पार्टों को देख सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। क्योंकि यहां से यदि आप सीरीज से सभी पार्टों को देखते हो तो इसके बाद हम 3D को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर 3D को अच्छे से समझना है भाई तो 2D का कोई भी पार्ट मत छोड़ना, क्योंकि वहां जाकर चाहे आपके आयत के फॉर्मूले हों, चाहे आपके वर्ग के हों, या आपके समबाहु त्रिभुज के हों, या आपके वृत्त के हों, सभी का यूज होने वाला है। और खासकर ये दो पार्ट जो आपको थंबनेल में दिख रहे हैं, जिसमें से एक आपका यूनिट वाला है मतलब मात्रक वाला, और दूसरा आपका ट्रिपलेट्स वाला है मतलब समकोण त्रिभुज की जोड़े। इन पार्टों को अच्छे से देखना, क्योंकि इन दोनों पार्टों का तो सबसे ज्यादा यूज रहेगा। और दोस्तों इन पार्टों को आप अच्छे से देख के नोट डाउन कर लेना। और स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 45, जिसमें हम क्षेत्रमिति के 2D के मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों मिक्सअप का मतलब हुआ मतलब हमारा त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, चतुर्भुज हुआ, इनके जो मिक्सअप क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने कराए जाएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी चाहे रेलवे के अकॉर्डिंग या आपके एनटीपीसी के अकॉर्डिंग या एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग या आने वाले बहुत से एग्जाम में आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा अच्छा रखा है। और यहां पर मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दोस्तों देखिए। यहां पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमने आयत पर उठाया है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, आप रीड करके देख सकते हो। एक आयत ABCD, मतलब ये जो ABCD है या ABC और D, ये हमें एक आयत दिया है। भुजा AB को XYZ बिंदुओं से 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, भुजा AB मतलब ये वाली भुजा AB मतलब जो आयत की लंबाई है उसको X, Y और Z बिंदुओं से 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों पहली बात आपको बता दिया जाए, 4 बराबर भागों में मतलब ये वाला भाग एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 बराबर भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आपको पता होगा 4 बराबर भागों में मतलब जब भी बराबर भाग बोला जाता है तो उनमें हमेशा रेशियो होता है 1:1 का, क्योंकि बराबर में आप बोल सकते हो दो चीज जब भी बराबर होती हैं तो उनमें रेशियो होता है 1:1 का। अब यहाँ पर 4 बराबर भाग बोले गए हैं, 4 बराबर भाग मतलब चारों में 1:1 का अनुपात होगा, क्योंकि चारों भाग बराबर हैं। अब आगे बढ़िए, पूछा क्या है, तो त्रिभुज XYC और आयत ABCD के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो दोस्तों यहां त्रिभुज XYC और आयत आपका, आयत कौन सा आपका ABCD जो स्टार्टिंग में बोला था, उनके क्षेत्रफलों में हमें रेशियो बताना है। अब दोस्तों यदि मैं त्रिभुज की बात करूं, यहां पर पहले त्रिभुज बोला गया है, त्रिभुज XYC, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ABCD एक आयत है जिसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। अब दोस्तों जैसे आप फॉर्मूले रखते हो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई और आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इन क्षेत्रफल में सिर्फ आपको रेशियो बताना है, इस क्षेत्रफल में सिर्फ आपको रेशियो बताना है। अब दोस्तों यदि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए उसने क्या बोला है, ये जो त्रिभुज बना है कौन सा XYC, ये वाला आपका पहले त्रिभुज बोला गया है और फिर कंप्लीट आपको आयत बोला गया है जो ABCD से बोला गया है। अब बात करें यहां पर, सबसे पहली बात ध्यान देना भाई, ये तो आयत की लंबाई होगी, लेकिन आयत की चौड़ाई जिसे हम B से डिनोट करते हैं, क्योंकि लंबाई आपकी लेंथ, चौड़ाई आपकी ब्रेथ, तो लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई यदि हम बात करें, ये जो चौड़ाई रहेगी, जो किसकी चौड़ाई है, आपके आयत की जो चौड़ाई है, उसको थोड़ा ध्यान देना। अब भाई मैं बात करूं यदि त्रिभुज की, यदि इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज पे थोड़ा ध्यान देना, 1/2
आधार गुणित ऊंचाई। अब आपके पास आधार तो है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आपके पास आधार तो 1 दिख रहा है। अब चाहिए त्रिभुज की ऊंचाई, और यदि त्रिभुज की ऊंचाई की बात की जाए तो त्रिभुज की ऊंचाई होती है आधार से लेकर शीर्ष तक, आधार से लेकर शीर्ष तक ये होती है त्रिभुज की ऊंचाई। अब दोस्तों यदि शीर्ष को समांतर लाइन से खींचा जाए, शीर्ष को समांतर लाइन से खींचा जाए, ये भाई शीर्ष है, शीर्ष से यदि समांतर लाइन खींचोगे, समतल लाइन खींचोगे तो वो यहां पर आएगी। और यदि हम त्रिभुज के आधार से ऊंचाई देखें, त्रिभुज के आधार से ऊंचाई देखें तो भाई ये हमारा आधार है, और आधार से यदि ऊंचाई देखेंगे, आधार से यदि ऊंचाई देखेंगे तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये ऊंचाई बनेगी। और ये ऊंचाई कैसी बनेगी? ये ऊंचाई बनेगी आयत की चौड़ाई के बराबर, आयत की चौड़ाई के बराबर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर लाइन के बीच, इधर यहां पर b लंबाई है तो यहां पर भी b लेंथ रहेगी, b लंबाई रहेगी, उतनी दूरी रहेगी। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी यहां पर रहेगी। तो यहां पर वो दूरी b से डिनोटेड है, तो यहां भी वो दूरी b से डिनोटेड है। तो मैं बोल सकता हूं त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो हमारी b निकल कर आएगी। अब यहां पर हम जैसे ही पुट करेंगे तो क्षेत्रफल में रेशियो आएगा, जैसे 1/2 आधार। देखिए त्रिभुज का आधार, अब त्रिभुज का आधार देखा जाए तो त्रिभुज का आधार आपका 1 से डिनोटेड रखा है, त्रिभुज का आधार 1 से है। और ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई आपकी निकल के आई है, अगर ये b है तो समांतर लाइन के बीच ये भी b होगा, तो त्रिभुज की ऊंचाई b आई है। अब दोस्तों यहां पर है आयत का क्षेत्रफल l × b, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां ध्यान देना दोस्तों कि आयत की जो लंबाई होगी, आयत की जो लंबाई होगी उसमें आपका 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो आपका टोटल 4 बराबर भागों में बटा था, जिसमें से 1 आपका त्रिभुज के आधार में गया है और 4 क्लियरली आपके आयत की लंबाई में गया है। अब देखिए 4 तो हो गया लंबाई, और यहां पर रखी है आयत की चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई भी किससे? b से डिनोटेड है। दोस्तों यहां पर जो त्रिभुज की ऊंचाई बनी थी वो भी आयत की चौड़ाई बनी थी, और आयत की चौड़ाई से आयत की चौड़ाई कैंसिल हो गई। तो देखिए रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा जैसे ही 2 का 4 से गुणा तो 8, और यहां पर आपका 1 बचेगा, तो रेशियो है 1 और 8। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई है, तो भाई चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई है। और तो दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार के लेवल वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए शीर्ष से लेकर आधार तक जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे, जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे तो यहां की जो ऊंचाई होगी पैरेलल लाइन के कारण वो आयत की चौड़ाई के बराबर बनेगी, जिसमें चौड़ाई से चौड़ाई कैंसिल हो जाएगी। और दोस्तों त्रिभुज का आधार 1 था, आयत की लंबाई 4 बन गई थी, तो 1/2 जैसे ये 2 ट्रांसफर होगा तो भाई त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में रेशियो आ चुका है 1 और 8 का। चौथा ऑप्शन टिक करिए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके बढ़िए अगले सवाल पर आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार रीड करिए। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 20% कम है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर और आधार 160 मीटर है। पहले त्रिभुज के आधार की लंबाई कितने मीटर है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यदि स्टार्टिंग से पढ़े, यदि एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से, एक त्रिभुज का आधार क्या है? उसकी ऊंचाई से 20% कम है, तो मैं बोल सकता हूं ये आपके पहले त्रिभुज की ऊंचाई है और ये आपके पहले त्रिभुज का आधार है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी सीखा था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो उसने बोला है एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई से मतलब ऊंचाई को 100 लेना पड़ेगा से के कारण, तो ऊंचाई से त्रिभुज का आधार 20% कम है। त्रिभुज का आधार 20% कम है मतलब 80 है। तो दोस्तों यहां से आप रेशियो बना सकते हो कि 20% आधार को कम तो कर लिया, लेकिन रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा जैसे ही आप 100 और 80 को काटोगे तो आपकी ऊंचाई बन जाएगी 5 रेशियो में, आधार बन जाएगा आपका 4 रेशियो में। अब दोस्तों पहले त्रिभुज का आधार हमसे पूछा गया है, अगर पहले त्रिभुज का आधार हमसे पूछा है तो रेशियो बना है 5/4 का, इसके साथ महत्तम x को यूज करते हैं। अगर हमने x को क्वेश्चन से निकाला तो हम आधार भी बता सकते हैं और हम त्रिभुज की ऊंचाई भी बता सकते हैं। अब आगे बढ़िए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
अन्य त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज दिया है, एक अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है और आधार 160 मीटर है। अब ऐसा डाटा आपको दिया है कि जिसकी ऊंचाई आपकी 50 मीटर है और जिसका आधार 160 मीटर है। अब यहां से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 बोला है, 1/4 बोला है। तो यहां से देखिए दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/2 आधार आप देख सकते हो, आधार आपका कितना है 4x, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है आपकी 5x। अब दोस्तों आगे कैलकुलेट कर सकते हो 1/2 आधार है भाई 160, आधार गुणित ऊंचाई है भाई 50, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 था पहले वाला त्रिभुज, तो 1/4 करिए, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यहां से आप कैंसिल कर सकते हो 1/2 से 1/2। अब दोस्तों 4 और 5 का गुणा भाई 20 होता है, और जैसे ही 20 से काटोगे तो 8 आएगा, 8 को 4 से कट करेंगे तो भाई 2 आएगा, 2 का 50 से गुणा 100 बन जाएगा, 2 का 50 से गुणा 100 बन जाएगा, x इंटू x, तो भाई ये x स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर x स्क्वायर 100 है, तो भाई आप स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कर सकते हो, और जैसे ही आप 100 का वर्गमूल करोगे तो 10 आएगा आपका x निकलकर। अब दोस्तों x का स्क्वायर क्लियरली आपका कितना है 100, तो इस वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा, और 100 का यदि वर्गमूल करोगे तो आपका 10 आएगा। x आपका 10 है, देखिए बताना क्या है, पहले त्रिभुज का आधार। अब आधार पूछा है तो आपको 4x बताना है भाई, और यदि ऊंचाई पूछता तो आपको 5x बताना पड़ता, लेकिन अभी हमसे आधार पूछा है 4x जिसमें x 10 आया है, तो दोस्तों क्लियरली हमारा आंसर बन जाएगा 40। तीसरे ऑप्शन में हमारा आंसर बैठा है, टिक करिए। और क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से आपको हमेशा सॉल्व करने पड़ते हैं। जब भी ऐसे दो त्रिभुज आते हैं, दो वर्ग आते हैं, दो आयत आते हैं, या आपके दो वृत्त आते हैं, तो आप हमेशा फिगर बनाया करो, और फिगर इस तरीके से बनाया करो जैसे मैंने यहाँ पर आधार को डिनोट कर दिया 4x से, ऊंचाई को 5x से डिनोट कर दिया, आधार को 160 से डिनोट कर दिया, ऊंचाई को 50 से डिनोट कर दिया, और वही फिगर में दिखा दिया कि दूसरे का 1/4 पहले का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से फिगर बनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल पर कि अगला सवाल कैसा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे आकृतियां बोली गई है, जैसे एक वर्ग, तो भाई एक वर्ग दिया है, यहां पर मैं बोल सकता हूं एक वर्ग दिया है, एक समबाहु त्रिभुज, और उसके बाद दिया है वृत्त। तो मैंने सर्कल बना लिया, तो पहले एक वर्ग बोला गया है, फिर एक समबाहु त्रिभुज और फिर एक वृत्त के क्षेत्रफलों के मान बराबर है, अब दोस्तों यहां पर देखिए किसी बच्चे को यदि किसी एक आकृति का भी फॉर्मूला क्षेत्रफल याद नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पहले आपको उनके क्षेत्रफलों के मान याद होने चाहिए। तो भाई सबसे पहले वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, देन आपका समबाहु त्रिभुज है, कर्णी 3/4 समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग। अब दोस्तों यहां पर मैंने स्मॉल r से डिनोट किया है किसको, वर्ग की भुजा को, और r से डिनोट किया है समबाहु त्रिभुज की भुजा को। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, और समबाहु त्रिभुज का कर्णी 3/4 समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग। और दोस्तों आगे बढ़िए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है उस वर्ग की भुजा के वर्ग, मतलब उस वर्ग की भुजा के वर्ग, कंप्लीटली बोला है वर्ग की भुजा के वर्ग। आगे बढ़िए, समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा के भी वर्ग को बोला गया है, और वृत्त की त्रिज्या के भी वर्ग को बोला गया है। इनमें हमें बताना है क्या, अनुपात। मतलब कहने का मतलब है आपको बताना है समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, पहले वर्ग की भुजा के वर्ग, देन समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, और क्लियरली वृत्त की त्रिज्या के वर्ग में अनुपात बताना है। तो दोस्तों पहले होगा वर्ग की भुजा का वर्ग, फिर होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, और फिर होगा वृत्त की त्रिज्या के वर्ग में अनुपात। और दोस्तों यदि आपने यहां पर देखिए वर्ग की भुजा के वर्ग,
समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग और वृत्त की त्रिज्या के वर्ग में यदि रेशो बताना है, तो यदि आपने रेशो में सीखा होगा जब भी बीच में बराबर का सिंबल आता है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने आता है भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब भी आपको यहाँ बराबर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ भी आपको बराबर दिया गया है, और जब भी बराबर दिया जाता है और a b और c में आपसे रेशो पूछा जाता है, तो आप हमेशा करते हो a b और c में रेशो आप कैसे निकालते हो, जो भी उनके कोफिशिएंट मतलब गुणांक होते हैं उनको हमेशा पलटा जाता है। जैसे 2 यहाँ पर कोफिशिएंट है तो 2 की पलटी 1/2, 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है गुणांक है तो 3 की पलटी 1/3, और जैसे यहाँ पर 4 गुणांक है तो 4 की पलटी 1/4। और दोस्तों यहाँ पलटी करके रेशियो बनाए जाते हैं। तो सेम तरीका यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में बराबर का सिंबल दिया गया है। तो दोस्तों बोल सकते हैं इस वर्ग की भुजा के वर्ग, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 की पलटी 1/1। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, इसका कोफिशिएंट क्या है, करणी 3/4। करणी 3/4 यदि इसकी पलटी करेंगे तो आएगा 4/करणी 3। और दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो थोड़ा अच्छे से कि पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान रखेंगे भाई 22/7, और 22/7 इसका गुणांक है, 22/7 इसका गुणांक है, तो उसकी पलटी कराएंगे तो 22/7 से 7/22 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से बता सकते हो वर्ग की भुजा के वर्ग, समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग और वृत्त की त्रिज्या के वर्ग में अनुपात बता सकते हो, क्योंकि हमने गुणांकों की पलटी करा ली, और गुणांकों की पलटी करा के बराबर से आप रेशियो बना सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर लगता है हमेशा हर का एलसीएम, जैसे आप नीचे देख सकते हो, एक है भाई करणी 3 है और 22 है, तो 1 करणी 3 और 22, इसका एलसीएम आएगा 22 करणी 3, इसका एलसीएम आएगा 22 करणी 3, और सभी को 22 करणी 3 से गुणा किया जाएगा ताकि सिंपली फॉर्म में रेशियो बन सके। तो एलसीएम क्या आया हरों का 22 करणी 3, और सबको 22 करणी 3 से गुणा, और जैसे ही आप यहां पर 22 करणी 3 से गुणा करोगे तो भाई यहां पर 22 करणी 3 आएगा, करणी 3 से करणी 3 कैंसिल, 4 का 22 में 88 आएगा भाई, और जैसे ही यहां पर करोगे तो 22 से 22 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 7 करणी 3। और दोस्तों रेशियो देखिए 22 करणी 3 88 और 7 करणी 3 कौन से ऑप्शन में है, तो भाई 22 करणी 3 88 और 7 करणी 3 तो चौथे ऑप्शन में बैठा है। और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी बीच में बराबर के सिंबल होते हैं, तो जब भी बीच में बराबर के सिंबल होते हैं तो गुणांक की पलटी लिख सकते हो, गुणांक की पलटी कराकर हरों का एलसीएम यूज करके, जैसे हमने यहां पर किया, हरों का एलसीएम यूज करके रेशियो बनाए जाते हैं। तो थोड़ा भाई दोस्तों इसको लिख लेना, जब भी बीच में क्या आते हैं बराबर, जब भी बीच में बराबर आते हैं तो आप करा सकते हो कोफिशिएंट गुणांक की पलटी, और फिर ले सकते हो हरों का एलसीएम और बना सकते हो सिंपली रेशियो, जो आया है चौथे ऑप्शन वाला। अब दोस्तों बढ़ते एक सवाल पर जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखिए जो आपके सामने है। वीडियो रोक के आप ट्राई भी कर सकते हो, हमेशा आप वीडियो को रोका करो, क्योंकि आपको इनके परिमाप फॉर्मूले, क्षेत्रफल फॉर्मूले सब पता है, आप रोक के हमेशा ट्राई किया करो कि आप कितना कर सकते हो। यहां पर देखिए सबसे पहले इस बार किसी वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। अब दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें हमारे क्षेत्रफल समान थे, लेकिन इस बार हमारे परिमाप समान है। तो ध्यान देना, पहले व्रत है, फिर वर्ग है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है आपका समबाहु त्रिभुज, और इनके क्या बराबर है भाई, इनके बराबर है, परिमाप समान है, परिमाप बराबर है, तो मैं यहां पर रख सकता हूं परिमाप समान है इनके। अब दोस्तों यदि इनके क्षेत्रफल ए बी सी है, मतलब इसका क्षेत्रफल ए है, क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो भाई इनके परिमाप तो दिए हैं बराबर, और इनके क्षेत्रफल हमें दिए हैं, वृत्त का ए दिया है, वर्ग का बी दिया है, समबाहु त्रिभुज का सी दिया है, और पूछा है ए बी और सी के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन आपके सामने है। अब दोस्तों पहली बात, इनके परिमाप बराबर है, परिमाप रखे जाए, परिमाप बराबर है। अब वृत्त का परिमाप 2πr, दोस्तों वृत्त का परिमाप 2πr, और ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप
4a, ये हमने a से डिनोट किया है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप वो भी 3a होता है, लेकिन ये स्मॉल a से डिनोट किया है तो इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। बस थोड़ा दोस्तों इतना ध्यान रखा करो, यदि आप बिल्कुल सेम डिनोट करोगे, इधर भी छोटे a से उधर भी छोटे a से, तो फिर कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों वर्ग की जो भुजा है वो मैंने छोटे a से डिनोट कर दी, तो परिमाप 4a, 4 छोटा a, और समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो मैंने बड़े a से डिनोट कर दी, इसलिए परिमाप 3a, मतलब 3 कैपिटल A रखिए ताकि दोनों a में, दोनों भुजा में फर्क अंतर हो सके। अब दोस्तों ध्यान देना, परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, तो दोस्तों यदि आपको मैंने व्रत कराया है, यदि मैंने आपको व्रत कराया है तो मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा रेशियो कराया होगा। वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है आपका, आप वीडियो रोक के याद कर सकते हो, वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है आपका 7, 44 और 154। आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 20 या 25 क्वेश्चन मैंने इसके बेस पर कराए हैं। जो रेशियो होता है 7, 44, 154, जिसमें त्रिज्या आपकी 7, तो परिमाप आपका 44 और क्षेत्रफल होता है 154। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो हम क्लियरली ये व्रत का परिमाप रखा है क्योंकि परिमाप बराबर थे। अब व्रत का परिमाप यदि मैं सर्कल करूं तो व्रत का परिमाप यहां पर हम क्या ले सकते हैं भाई? व्रत का परिमाप 44 ले सकते हैं, व्रत का परिमाप 44 ले सकते हैं, क्योंकि व्रत का परिमाप यदि आप 44 लोगे तो उसकी त्रिज्या आ सकती है, उसकी त्रिज्या 7 आ सकती है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर ध्यान देना, अगर परिमाप हमने 44 लिया, परिमाप हमने 44 लिया तो इसका परिमाप भी 44 होगा, इसका परिमाप भी 44 होगा, क्योंकि परिमाप तो बराबर है। अब इसका परिमाप 44 होगा, अब परिमाप 44 लेंगे जो 4 से कट जाएगा, मतलब भुजा 11 आएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यदि परिमाप बराबर है तो इसका परिमाप यदि आपने 44 उठाया, यदि इसका परिमाप आपने 44 उठाया तो 44 3a के बराबर रखोगे तो फ्रैक्शन में, पॉइंट में वैल्यू आएगी भुजा की। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यदि आपको अच्छे से याद है, यदि आपको अच्छे से याद है, त्रिज्या 14 मतलब 7 से 14 दोगुना, तो परिमाप भी दोगुना, तो क्षेत्रफल हो गया था 4 गुना, जो 616 बना था। अब दोस्तों एक और मैंने कराया था आपको कि 7, 14, 21, 7, 14, 21, त्रिज्या 3 गुना, तो 44, 88, परिमाप भी 3 गुना, 132 बन जाएगा। और दोस्तों त्रिज्या 3 गुना, परिमाप 3 गुना, लेकिन क्षेत्रफल 9 गुना, और 154 का 9 गुना 1386, ये मैंने आपको कराया है। अब दोस्तों यहां पर यदि आप समबाहु का परिमाप देखोगे, समबाहु का परिमाप देखोगे तो परिमाप 3 है। अब 3 से 44 नहीं कटता भाई, 3 से 88 भी नहीं कटता, लेकिन 3 से आपका 132 कटेगा। आप अंकों का योग चेक कर सकते हो, 1 3 2, 1 3 2, तो अंकों का योग क्या आया है? 6 आया है, और अंकों का योग 6 यदि 3 से कटता है तो 132 भी कंप्लीटली 3 से कटेगा। तो यहां पर हम परिमाप क्या लेंगे दोस्तों? यहां पर हम परिमाप लेंगे 132, क्योंकि जो 132 परिमाप है, जो 132 परिमाप है वो 3 से कटता है, तो सभी भुजाओं के मान आ सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर है, यदि हम 132 परिमाप लें, सभी का 132 परिमाप लें, तो 132 सभी का परिमाप ले लिया, क्योंकि परिमाप तो बराबर है, इसलिए सभी का परिमाप 132 उठा सकते हो। अब दोस्तों 132 परिमाप है, 132 परिमाप है, तो व्रत की त्रिज्या क्या होगी? 21 होगी, व्रत की त्रिज्या 21 होगी। और दोस्तों यहां पर A, B और C मतलब व्रत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, देख सकते हो ये क्षेत्रफल दिए थे। तो 21 त्रिज्या आ चुकी है व्रत की, जिससे उसका क्षेत्रफल 1386 होगा। तो मैं लिख सकता हूं व्रत का जो क्षेत्रफल है वो 1386 आएगा, क्योंकि ABC आपके क्षेत्रफल है, तो 21 त्रिज्या से क्षेत्रफल 1386। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो 4A आपका क्लियरली कितना आ चुका है? 4A आपका आ चुका है 132 परिमाप। अब 4A बराबर 132 रखोगे तो A का मान आएगा आपका 44 मतलब 44। 4A बराबर 132, सॉरी जैसे ही 4 से कट करोगे 33 आएगा, 33। तो यहां पर भुजा 33 आई है, तो भाई वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। भुजा 33 आई है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10, 89। अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग करना है, और जैसे ही आप भुजा 33 का वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 10, 89। अब दोस्तों 3A बराबर यहां भी परिमाप 132 है, अब 3A बराबर यहां भी परिमाप 132 है, और जैसे ही आप 3 से कट करोगे तो यहां पर आएगी समबाहु की भुजा 44,
और दोस्तों यदि आपको समबाहु का क्षेत्रफल पता है तो समबाहु का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, अब समबाहु की भुजा 44 आई है तो भुजा का वर्ग कर सकते हैं, तो 44 का वर्ग, तो कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, ये समबाहु का क्षेत्रफल। क्योंकि समबाहु का भी हमें क्षेत्रफल c से डिनोट करके दिया है, तो क्षेत्रफल आने वाला है, देखिए क्या आएगा, जैसे 4 से कट करोगे भाई 11 आएगा, 11 का मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 484 कर्णी 3 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है a, ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है b, और ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है c, क्योंकि वृत्त का a से डिनोटेड है, वर्ग का b से और समबाहु का c से। तो हमने रख लिया उनके क्षेत्रफल, भाई वृत्त का 1386 है, क्लियरली वर्ग का 1089 है, और 484 कर्णी 3 ये किसका है, आपके समबाहु का। यदि मैं कर्णी 3 की बात करूं, यदि मैं कर्णी 3 की बात करूं तो कर्णी 3 का यदि मान आप क्या लेकर चलोगे, वैसे तो कर्णी 3 का मान आपका 1.732 होता है, कर्णी 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी कंपैरिजन करनी है और हमें इनमें बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो कर्णी 3 का मान होता है 1.732। अगर आप कर्णी 3 का मान लगभग में 2 भी लेकर चलो, कर्णी 3 का मान लगभग में 2 भी मान लिया, तो कर्णी 3 का मान यदि 2 भी माने तो 2 भी मानेंगे तो 2 से गुणा करके देखिए, 2 से जैसे ही गुणा करोगे तो आपका आएगा 96, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। तो भाई कर्णी 3 का मान 1.732 छोड़िए, आप कर्णी 3 का मान 2 मानिए, और जैसे ही आप 2 भी रखोगे तो भाई ये 968 बनेगा। अब 968 यदि क्षेत्रफल लिया जाए किसका, आपके समबाहु का, 968 अगर 968 भी माना जाए तो भाई वो 1089 से छोटा रहेगा, और 1089 आपका 1386 से छोटा है। तो क्षेत्रफल देख सकते हो दोस्तों, 1089 से आपका क्लियरली 968 छोटा है, और 1089 है वो 1386 से छोटा है। तो देख सकते हो आंसर क्या आएगा, ए आपका 1386, बी आपका 1089, और ये लगभग में हमने 968 लिया है। और दोस्तों ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ऑप्शन सर्च किया जाए तो भाई दूसरा ऑप्शन बैठा है, टिक कर दीजिए दोस्तों। अब यही होता है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को फटाफट अप्रोच करना। अगर आप कर्णी 3 का मान यदि पूरा पूरा लोगे, भाई कर्णी 3 का मान पूरा पूरा ले लो 1.732, अब यहां पर 1.732 रखोगे तो ये 968 से भी छोटा आएगा, 968 से भी छोटा आएगा, मतलब रहेगा 1089 से छोटा। तो आप इसको लगभग में 2 उठा के 968 जो 1089 से छोटा है, और 1089 भाई 1386 से छोटा है, तो ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा आंसर है। हमने दूसरे ऑप्शन में टिक कर दीजिए करा। और टेक यदि आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बढ़िया अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जो कमेंट के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा वो भी इसी के बेस पर रहेगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, उसने क्या बोला है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें भी आपको परिमाप बराबर बोले थे, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 आकृति दी है। एक आकृति दी है आपको वर्ग और दूसरा दिया है आयत, और इनके भाई क्या बराबर बोले हैं, इनके परिमाप बराबर बोले गए हैं। तो मैं बोल सकता हूं इनके परिमाप बराबर हैं। अब वर्ग का परिमाप 4a और आपके आयत का परिमाप 2 × l+b, तो इनके परिमाप क्या है, इनके परिमाप बराबर हैं। तो भाई वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। आगे बढ़िए, उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर और b वर्ग सेंटीमीटर है, तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। बस उनके क्षेत्रफल दिए हैं, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्रमशः a से दिया है और आयत का क्षेत्रफल आपको b से दिया है। तो हमें बताना है a और b के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि वर्ग का और आयत का परिमाप क्या है, बराबर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यदि आप पहले समझ लोगे तो फिर जो भी कंडीशन बनेगी वो आपको याद करनी है, फिर उस पर हम एक क्वेश्चन रखेंगे और आपको भी एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये क्या आता है, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर आता है, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर आता है। यदि दोस्तों मैं ऐसा परिमाप उठाता हूं जिसमें आपका वर्ग का परिमाप हो 4a, जिसमें आपका आयत का परिमाप हो 2 × l+b, तो थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपके परिमाप में 4 आया है और यहां के आपके परिमाप में 2 आया है। तो परिमाप में
में 4 है, परिमाप में 2 आया है, तो कुछ ऐसा परिमाप मान लो, कुछ ऐसा परिमाप मान लो, क्योंकि परिमाप बराबर दिया है, ऐसा परिमाप लिया जाए जो भाई 4 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो ऐसा परिमाप आपको सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो भाई ऐसा परिमाप मान लिया जाता है कि वो परिमाप आपका 20 है, वो परिमाप आपका 20 है, क्योंकि 20 जो परिमाप होगा वो 4 से भी कट होगा और 20 जो परिमाप होगा वो 2 से भी कट होगा। तो परिमाप हमने मान लिया 20 है, जो आपके वर्ग का परिमाप भी है और जो आपके आयत का परिमाप भी है, क्योंकि परिमाप बराबर है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहां पर वर्ग का परिमाप 20 आ चुका है। अगर वर्ग का परिमाप 20 आ चुका है मतलब 4a बराबर 20, 4a बराबर 20, तो दोस्तों जैसे ही 4 से कट करोगे तो यहां पर वर्ग की भुजा आएगी क्लियरली 5। 20 को 4 से काटना, वर्ग की भुजा 5 आएगी। और दोस्तों यदि इसका परिमाप भी 20 है और दोस्तों जैसे ही परिमाप बराबर रखोगे, 2 से कट करते ही, 2 से कट करते ही l प्लस बी आपका 2 से कट करते ही 10 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, इनके क्षेत्रफल हमें दिए हैं और वो दिए हैं, वर्ग का a से डिनोटेड है और आयत का b से डिनोटेड है, और इनमें हमें रिलेशन बताना है कि a बड़ा है या मे बी b बड़ा है। क्लियरली दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, क्योंकि यहाँ भी b बड़ा बोला है, यहाँ भी b बड़ा बोला है। देखते हैं कैसे आंसर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल दिए हैं a और b, अगर क्षेत्रफल a और b दिए हैं तो यहाँ से आपके पास क्लियरली भुजा आ चुकी है वर्ग की। अब वर्ग की भुजा आ चुकी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, मतलब वर्ग की भुजा 5, वर्ग की भुजा का यदि वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 25। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको पता है हमेशा आपकी आयत में लंबाई, हमेशा आयत में लंबाई हमेशा किससे, आपकी चौड़ाई से, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो l प्लस बी आपका 10 बना है, l प्लस बी 10 बना है, तो इसमें आपको ऐसे डाटा लेने हैं जिसमें लंबाई आपकी चौड़ाई से ज्यादा रहे, मतलब लंबाई को आपको ज्यादा रखना है। तो यदि मैं इनको बराबर बराबर भी बांटूं तो भाई 10 को आप बराबर बराबर बांटोगे तो 5-5 बटेगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं ले सकते, लेंथ हमेशा बड़ी होगी तो लंबाई ज्यादा लेनी पड़ेगी और चौड़ाई आपकी छोटी रहेगी। तो 5-5 नहीं तो आप स्टार्ट कर सकते हो 6 और 4 से, 6 और 4 से, जिसमें लंबाई आपकी चौड़ाई से ज्यादा रहेगी। तो मैंने 6 लंबाई को माना, लंबाई 6 है तो 10 में से चौड़ाई के लिए 4 बचेगा। अब दोस्तों यहां पर आप लंबाई को फिर 7 मान सकते हो, लंबाई को 7 मान सकते हो। अब भाई 7 मान लिया लंबाई को, तो 7 यहां पर इसमें से माइनस कर दोगे तो चौड़ाई के लिए 3 बचेगा। यदि 8 माना जाए चौड़ाई के लिए 2 बचेगा, यदि यहां पर 9 माना जाए तो चौड़ाई के लिए 1 बचेगा। अब दोस्तों 5-5 नहीं मान सकते, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी बराबर नहीं होती, लंबाई हमेशा बड़ी होती है किससे, चौड़ाई से। तो यहां से देख सकते हैं क्षेत्रफल क्या आएगा, यहां से क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, ये 24 आया है, ये 24 आया है, ये 21 आया है, ये आपका 16 आया है, ये आपका 16 आएगा और लास्ट वाला आपका 9 आएगा। तो दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमारे क्षेत्रफल आ चुके हैं 24, 21, 16 और 9। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि जो आपके वर्ग का क्षेत्रफल आया था, वही वर्ग का क्षेत्रफल 25 आया था। अब किसी भी कंडीशन को देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल 25 था, अब वर्ग का क्षेत्रफल 25 था, जो हर कंडीशन में 24 से, 21 से, 16 से और 9 से बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा आएगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा आएगा, क्योंकि 25 24 से भी बड़ा है, 21 से भी बड़ा है, 16 से भी बड़ा है और 9 से भी बड़ा है। तो यहां पर आप बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा आएगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा। तो दोस्तों यहां पर a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से, यहां पर पहला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो इसको आप टिक कर सकते हो दोस्तों, a बड़ा है b से। तो यहां पर एक कंडीशन बनी है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जब भी परिमाप बराबर हो, परिमाप बराबर हो, तो आप बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल बड़ा आएगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। तो ये आप शॉर्ट में नोट कर सकते हो कि जब भी परिमाप बराबर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, मतलब a बड़ा है किससे, b से। अब दोस्तों इसको याद रखना, जब भी परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ही बड़ा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। तो दोस्तों पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए और लीजिए एक सवाल इसी के बेस पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है। दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो आप अभी पीछे समझ के आए हो कि जब परिमाप बराबर होते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा
आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो उसी पर एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पर दिया है एक आयत और एक वर्ग, प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। मतलब आयत का परिमाप हो या आपके वर्ग का परिमाप हो, प्रत्येक की परिमिति आपको 160 मीटर दी है, आयत की भी 160 है और क्लियरली वर्ग की परिमिति 4a वो भी 160 है, क्योंकि प्रत्येक की 160 है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, यहां पर दिया है आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर 100 वर्ग मीटर है। तो दोस्तों आयत की लंबाई कितने मीटर होगी ये हमसे पूछा गया है। अब यहां पर आप दोस्तों कैलकुलेट क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात भाई आयत का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है और प्रत्येक का 160 मीटर दिया है। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ही 2 से कट करोगे तो भाई l प्लस बी आपका 80 आएगा, l प्लस बी क्या आएगा 80 आएगा। और जैसे ही 4 से कट करोगे तो वर्ग की भुजा भाई 40 आएगी, अब मैं आपको बोलूं कि आप आयत का क्षेत्रफल ला सकते हो तो बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता 80 में लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, लेकिन वर्ग की भुजा 40 आई है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ला सकते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल यदि लाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और भुजा यदि 40 है तो 40 का वर्ग आपका 1600 बनेगा। तो ये आ चुका है भुजा का वर्ग, मतलब क्लियरली वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर एक डाटा दिया है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में 100 वर्ग मीटर का अंतर है। अब दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया, पीछे देख सकते हो कि जब भी उनके परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। तो यही यहां पर यूज करना है भाई, उनके परिमाप बराबर थे, प्रत्येक का 160 मीटर दिया था, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल ही आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अब दोस्तों 100 वर्ग मीटर का अंतर दिया गया है, 100 वर्ग मीटर का अंतर दिया गया है। यदि मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं जो होता है l इंटू बी, और अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 100 वर्ग मीटर का, तो आप बोल सकते हो अंतर है 100 वर्ग मीटर का और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा होगा, और कितना छोटा होगा भाई, 100 का अंतर दिया है तो 100 छोटा होगा, तो 1600 से 100 छोटा कर दीजिए, 100 छोटा करने पर 1500 आएगा। तो यहां पर दोस्तों ये थीम आपको पता होगी, तभी आप आयत का क्षेत्रफल लेकर आओगे और फिर आयत की जो लंबाई हमसे पूछी है वो हम बता पाएंगे। कैसे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल 1600 आया है जिसमें वर्ग और आयत में 100 का अंतर है। अब दोस्तों 100 का अंतर क्या होता है, या तो आप 1600 से 1700 कर दो, 1600 से 1700 कर दो वो भी 100 का अंतर होगा, या 1600 से आप 1500 कर दो वो भी 100 का अंतर होगा। लेकिन हमें अभी जो क्वेश्चन पीछे किया है उससे याद हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1600 होगा, तभी आयत का क्षेत्रफल 1500 होगा, क्योंकि वर्ग हमेशा आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा रहेगा, तो वो 100 ज्यादा आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहां से क्या बोला गया है, यहां से बोला गया है आयत की लंबाई बताइए। यदि मैं बात करूं भाई, दोनों की लंबाई और चौड़ाई का योग 80 है, लंबाई और चौड़ाई का योग 80 है, और मैंने अभी बताया था कि जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है, लेंथ हमेशा ग्रेटर देन होगी ब्रेथ से। अब दोस्तों यहां पर लंबाई और चौड़ाई टोटल भाई 80 दी है, अगर मैं 80 में उन्हें 40-40 मानूं तो भाई 40-40 नहीं मान सकते, अगर हमने 40-40 माना तो वो तो बराबर हो जाता है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा रहेगी। तो लंबाई आप 40-40 नहीं मान सकते क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा रहेगी, तो लंबाई 40 से ज्यादा रहेगी, लंबाई 40 से ज्यादा रहेगी, तो लंबाई 40 से ज्यादा रहेगी, ना तो 30 आंसर हो सकता और ना 40 आंसर हो सकता। तो दो ही ऑप्शन आपके आंसर हो सकते हैं, या तो लंबाई आपकी 60 होगी या लंबाई आपकी 50 होगी। तो पहले लेकर देखते हैं, पहले हम 60 को लेते हैं, भाई लंबाई 60 ले ली, जैसे ही लंबाई 60 लोगे भाई, लंबाई 60 ले ली तो चौड़ाई क्या बचेगी भाई, 80 में से 60 तो लंबाई है तो चौड़ाई यहां पर 20 बचेगी। और दोस्तों चेक कर सकते हो, लंबाई आपकी 60 है तो चौड़ाई आपकी 20 बची, तो क्षेत्रफल चेक करिए, 60 का 20 में गुणा, 60 का 20 में गुणा, तो क्षेत्रफल 1500 नहीं आता दोस्तों। तो इस प्रकार से आप थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो कि भाई 60 लंबाई रखी तो चौड़ाई 20 बचेगी, 60 और 20 गुणित करेंगे तो क्षेत्रफल 1200 आएगा, लेकिन क्षेत्रफल तो 1500 आना चाहिए। अब दोस्तों एक ऑप्शन बचा है, वैसे तो वही आपका आंसर बचा है, लेकिन फिर भी चेक कर सकते हो कि हमारा 50 बचा है। यदि मैं 50 लंबाई लेता हूं,
50 लंबाई लेता हूं तो भाई 50 हटा दीजिए 80 में से, तो आपका 30 बचेगा। और दोस्तों 50 और 30, जैसे ही आप 50 और 30 का गुना करोगे तो क्षेत्रफल 1500 बनेगा। और क्लियरली 1600 से 100 कम करके क्षेत्रफल हमारा 1500 आया है। तो दोस्तों लंबाई आप बाय ऑप्शन उठा सकते हो, 50 लंबाई है तो चौड़ाई आपकी 30 बचेगी। L इंटू बी 50 गुणित 30, तो ये हमारा क्षेत्रफल 1500 प्रूफ हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन वहां टिक कर दोगे, बाय ऑप्शन आप तीसरा ऑप्शन टिक कर दोगे, क्योंकि 60 रखने पर हमारा क्षेत्रफल 1200 आया था और 50 रखने पर हमारा क्षेत्रफल 1500 आया है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन टिक करिए। और यहां आकर यदि ये लॉजिक आपको अच्छा लगा है कि यहां आकर हम ऑप्शन का थोड़ा तरीके से यूज करेंगे ताकि फटाफट एग्जाम में आंसर कर सके। अब दोस्तों यदि इस थीम को अच्छे से समझे हो कि जब भी आयत और वर्ग के परिमाप बराबर होंगे तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ही आपके आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा। अब दोस्तों इसी के बेस पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है आपके सामने। आपका क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहां पर दिया है एक आयत और वर्ग की परिमिति भी 56 है। आगे दिया है वही आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में 100 वर्ग मीटर का अंतर है। तो आयत की इस बार हमें चौड़ाई बतानी है, मतलब आपसे ब्रेथ पूछी गई है। अब दोस्तों यहां पर आपको पहले ही हिंट कर दिया कि उनकी परिमिति समान है, परिमिति बराबर है। और जब भी आयत और वर्ग की परिमिति समान हो तो आपको अभी याद कराया है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होगा। और जिनमें आपको अंतर दिया है 16, तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल 56 परिमिति से वर्ग का क्षेत्रफल ला सकते हो। और भाई 16 का अंतर है, 16 कम करके आप क्लियरली आयत का क्षेत्रफल ला सकते हो। और दोस्तों फिर बता सकते हो आयत की चौड़ाई। और दोस्तों आयत की चौड़ाई का आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, आपके कमेंट का वेट रहेगा। और आज का यदि कंटेंट अच्छा लगा होगा, यदि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो भाई वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी किया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।